हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड का वैद्युतिकी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैद्युतिकी चैप्टर जो है उसके जो आंकिक प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप 10 साल का पेपर उठा लीजिए, उसमें लगातार उसके आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। परिपथ का एक डायग्राम बना होता है, उस परिपथ में विभवांतर का मान पूछा जाता है, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। परिपथ में धारा का मान पूछा जाता है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछा जाता है, वैद्युत धारा से संबंधित आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, विभवांतर से संबंधित आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। तो चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्ति से संबंधित आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है, देखो 2 चैप्टर फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला लाइट हो गया आपका, सेकंड चैप्टर है वैद्युतिकी। पहला प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद वैद्युतिकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी क्या है? चैप्टर का नाम है वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वैद्युतिकी स्टार्ट करने से पहले देखो, अभी आप बाद में ना 3rd 4th लेक्चर में आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक वैद्युत धारा किसे कहते हैं। वैद्युत धारा का डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो वहाँ आवेश आएगा ना, तो पहले हम आवेश के बारे में ही जान लेते हैं कि आवेश होता क्या है, वैद्युतिकी का इतिहास क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी का इतिहास जो है वो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले। तो आज से मतलब लगभग 2600-2700 साल पहले, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जो होता है वो 2000 तक के करीब माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये जब टोटल करेंगे ना तो 2600 साल पहले की बात है। एक साइंटिस्ट थे थेल्स ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। वैद्युतिकी का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था कि आवेश क्या होता है। तो थेल्स ने एक पदार्थ लिया था, एक अंबर पदार्थ लिया था। उस अंबर को क्या किया था, सिल्क से रगड़ा था। अंबर पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा। ठीक है, 600 साल पहले, 2600 साल पहले, आज से 2600 साल लगभग पहले थेल्स ने क्या किया था, एक अंबर पदार्थ लिया था। वो अंबर पदार्थ को सिल्क से रगड़ा। सिल्क का मतलब रेशमी वस्त्र से। तो पहले नहीं रगड़ा था। देखो, अंबर एक पदार्थ लिया बिना रगड़े जब उन्होंने इसको रगड़ा, देखो ये सब इतिहास है, ये कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आवेश की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, आवेश क्या क्या बना सकता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, तब पता चलेगा चार्ज क्या होता है, चार्ज कहाँ से आया, कैसे कॉन्सेप्ट आया इसका। तो उन्होंने क्या किया था, एम्बर को बिना रगड़े, ये रब नहीं किया गया, मतलब रगड़ा नहीं गया कहीं से। उसके बाद इसके नीचे कागज़ का या छोटा छोटा कोई डस्ट पार्टिकल, धूल का कण लेके आए और कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा लेके आए, तब ये इसको नहीं खींच पा रहा था। ये कहानी तब है जब उसको कहीं से रगड़ा नहीं गया था। लेकिन जब एम्बर को रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया, रगड़ने के बाद रेशमी वस्त्र से जब रगड़ा गया तो उसमें एक गुण आ गया। कौन सा गुण? ये इसके नीचे जो हल्की हल्की वस्तुएं रखी थी, कागज़ का छोटा छोटा पीस, टुकड़ा, धूल का कण, उसको ये आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। जब इसको नहीं रगड़ा गया था, अंबर को जब नहीं रगड़ा गया था तो वो हल्की हल्की वस्तुओं को नहीं आकर्षित कर पा रहा था। और जैसे इसको रगड़ दिए, अंबर क्या करने लगा, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगा। इसके अंदर एक गुण आ गया, आकर्षित करने का गुण। तो इससे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, इससे रिजल्ट ये निकाला कि एम्बर पहले अनावेशित था। जब नहीं रगड़ा गया था तो ये अनावेशित था, और जब अनावेशित होगा तो इसके अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का कोई गुण नहीं है। लेकिन जब इसको एम्बर को रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया, उसके बाद ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। और आवेशित हो गया तो इसके अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया।
आया समझ में। अब कैसे आवेशित हुआ, कब अनावेशित था, ये धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे कि कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता है। जैसे मोबाइल होता है तो वो बोलते हैं इंग्लिश में मोबाइल को चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज का मतलब अनावेशित, चार्ज का मतलब आवेशित हो गया। तो कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता है ये बाद में आपको बताएंगे, पहले आप समझते चलो कि जब अंबर को नहीं रगड़ा गया कहीं से तो वो अनावेशित था। जैसे इसको रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया, रेशमी वस्त्र से जैसे रगड़ा गया, ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। और आवेशित होने के कारण इसके अंदर एक गुण आ गया, ये हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करने लगा, खींचने लगा। इस गुण को, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे। और एम्बर द्वारा आकर्षित करने का जो गुण था, एम्बर द्वारा हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण था, उसको कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया और इलेक्ट्रॉन से ही बना इलेक्ट्रिसिटी। और जो आकर्षित करने का गुण था, आकर्षित करने का गुण, उसको कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया बात। और हिंदी में कहते हैं वैद्युतिकी। तो यहाँ से वैद्युतिकी का थ्योरी आया था, स्टार्ट हुआ था। आया बात समझ में। तो कोई पदार्थ कैसे अनावेशित होता है, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया और जो आकर्षित करने का गुण था उसी को कहा गया वैद्युतिकी। ठीक है। तो कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता है, कैसे अनावेशित होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ा, कुछ साल बीतते गए, एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ा। ग्लास के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, प्लास्टिक को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया, कई पदार्थों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये देखने की कोशिश किया गया कि केवल अंबर के अंदर ही ऐसा गुण आता कि और भी पदार्थ के अंदर आता है। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्लास रॉड एक लाए, ग्लास का, कांच का एक छड़ लाए, कांच का एक छड़, ठीक है, कांच का एक छड़ लाए, उसको रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया। तो जब इसको रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया तो ये हो गया चार्ज। देखो, जब नहीं रगड़े थे, किसी चीज़ को चार्ज करने के कई मेथड होते हैं। एक रगड़ के चार्ज किया जाता है, एक जो मोबाइल आप चार्ज करते हो, मोबाइल को आवेशित करते हैं। चार्ज करने का मतलब आवेशित करना। तो मोबाइल को जो आवेशित करते हो उसको बोलते हैं चालन विधि। आए समझ में। मोबाइल को जो चार्ज करते हैं उसको चालन विधि बोलते हैं। रगड़ के जो चार्ज करते हैं उसको घर्षण विधि बोलते हैं। तो कांच के छड़ को रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया और उसके बाद क्या किया गया, इसको धागे से बांध के लटका दिया गया। तो देखा गया इस पर कौन सा चार्ज आ गया। जब ग्लास रॉड को रगड़ा गया रेशमी वस्त्र से तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। अब कैसे आवेश धनात्मक हुआ, कैसे ऋणात्मक हुआ, अभी कहानी एक बताएंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता, कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, कितना आवेश आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलो। तो कांच के छड़ को जब रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया तो उस पर धनावेश आ गया। उसके बाद फिर एक ग्लास रॉड लाए, फिर एक कांच का एक छड़ लाए, उसको भी रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया, वो भी धनावेशित हो गया। अब कोई चीज़ धनावेशित कैसे होता है, ऋणावेशित कैसे होता है, सब बताएंगे। ठीक है, कोई चीज़ धनावेशित कैसे होता, तो जब कांच के छड़ को रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया तो ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित। मतलब क्या है, दोनों कांच का छड़ है, दोनों, ये दोनों जो हैं ये दोनों कांच के छड़ हैं। तो जब इनको रगड़ के पास में लाया गया, जैसे एक ग्लास रॉड ये लाया गया, एक ग्लास रॉड ये है, कांच का छड़ एक ये, कांच का छड़ ये, इसको भी रगड़ा गया रेशमी वस्त्र से, इसको भी रगड़ा गया रेशमी वस्त्र से। तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, ये आवेशित हो गया, ये भी रगड़ने के बाद क्या हुआ, आवेशित हो गया। ठीक है, घर्षण द्वारा दोनों आवेशित हो गए। उसके बाद दोनों को क्या किए, पास में लाकर धागे से बांध दिया गया। इसको भी धागे से बांधे, स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दिए, इसको भी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए। तो जैसे धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक दोनों को लटकाया गया, क्या देखा गया, ये देखे कि ये वाला ऐसे हो गया और ये वाला ये ऐसे हो गया कुछ। इसका मतलब क्या निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि दोनों एक जैसे आवेश रखते हैं और एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। भाई ये ऐसे दोनों है तो ऐसे हो जाए, इसका मतलब क्या है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये पता लगा इस प्रयोग से कि धनात्मक आवेश या एक जैसे आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आया बात समझ में।
देखो उसके बाद प्लास्टिक के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ। प्लास्टिक का एक राड बनाया गया, नायलॉन का प्लास्टिक का राड बनाया गया, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तो प्लास्टिक को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तब प्लास्टिक पे माइनस आवेश आ गया। माइनस कैसे आएगा, प्लस कैसे आएगा, सब कुछ समझाएंगे। उसके बाद एक प्लास्टिक राड और लाया गया, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, वो भी माइनस आ गया, उस पर भी आवेश। दोनों को फिर धागे से बांध के इसे पास में लटकाया गया। जैसे दोनों को धागे से बांध के पास में लटकाए, क्या हुआ, ये भी फिर ऐसे होने लगे। इसका मतलब ये भी ऐसे होने लगे और ये भी ऐसे होने लगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला ये भी एक जैसे आवेश रखते हैं, समान प्रकार का आवेश है, ये भी दूर भगा दिए। इसका मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे वो धनात्मक, चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो। प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को दूर भगाएंगे, माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को भगाएंगे। आया बात समझ में? तो इन दोनों प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला था। उसके बाद एक धनात्मक एक ग्लास राड लाए, उसको रगड़ के लाए रेशमी वस्त्र से, तो इस पे आया प्लस चार्ज। एक दूसरा राड लाए प्लास्टिक का बनाए, उसको बिल्ली की खाल से रगड़े तो उस पर माइनस। इस बार दोनों ग्लास नहीं, दोनों प्लास्टिक नहीं, एक क्या किए, कांच की छड़ लाए, एक प्लास्टिक का छड़ लाए, दोनों को ऐसे रखा गया और अब देखा गया दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। ये इधर भगा और ये इधर भगा। इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे ये रिजल्ट निकला कि दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये विपरीत था, तो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस वाला प्लस को दूर भगाएगा, माइनस वाला माइनस को दूर भगाएगा, लेकिन प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इन सब प्रयोग से ये सब निष्कर्ष निकला था। ठीक है, तो कोई पदार्थ आवेश कैसे होता है? देखो आवेशित कैसे होता है, घर्षण से होता है। जैसे आप देखे होंगे जब बारिश वारिश होता है तो बादल ऐसे आपस में जब गरजते हैं ना, तो बादल आपस में टकराते हैं, इसे घर्षण करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो जब बादल खींचते हैं तो क्या होता है, घर्षण के द्वारा बादल आवेशित हो जाता है। वो आवेशित होता ना तो वहाँ पर देखना स्पार्क बनता, चिंगारी निकलती है। आप देखोगे वहाँ भी वैद्युतिकी होता है। एक बादल दूसरे बादल को जब ऐसे एक दूसरे से घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है, वहाँ भी स्पार्क बनता है, चिंगारी निकलती है, वैद्युतिकी वहाँ भी आता है। आया समझ में? तो घर्षण द्वारा आवेशन होता। आप देखेंगे दो पत्थर को आपस में टकराओ तब भी चिंगारी निकलती है। तो पत्थर को आपस में टकराते हैं, वहाँ भी चार्ज होता है एक बॉडी दूसरे से। आया बात समझ में? आप ठंडियों में देखेंगे स्वेटर जब पहनते, स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, वो भी आवेशित होता है। इतना बात आ रहा समझ में? तो ये सब तो घर्षण द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। तो ये सब पूरी कहानी थी कि कोई पदार्थ आवेशित कैसे हुआ, किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को दूर भगाएंगे, किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। अब जा रहा हूँ बताने आपको कि कोई पदार्थ आवेशित कैसे होता है। केमिस्ट्री में भी ये है कि कोई पदार्थ आवेशित कैसे होता है, तो कितना आवेश आएगा अगर आवेशित होगा। तो देखना एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। देखना ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अभी हल्की हल्की वस्तुओं को देखना, इसके नीचे आप देख रहे होंगे कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा पड़ा है। ये अभी ये खींच नहीं पा रहा क्योंकि ये अनावेशित है। देखना कुछ नहीं खींच रहा है, ठीक है, ध्यान से एकदम देखना, कुछ नहीं खींच पा रहा है। अब इसको हम अपने बालों से रगड़ते हैं, तो जैसे बालों से रगड़ेंगे ना, ये क्या होता, आवेशित हो जाता है। और आवेशित होगा तो इसके अंदर एक गुण आ जाएगा, ये हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेगा। देखा, कुछ दिखा, देखना, दिख रहा ना, ये हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेगा। एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, देखा, दिख रहा होगा आपको। तो ये इसके अंदर एक गुण आ जाएगा, ये हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेगा, ये आवेशित हो जाता है जब इसको बालों से रगड़ते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं कि कोई पदार्थ आवेशित कैसे होता है। इतना समझ में आया बेटा? आगे बढ़ें। कोई पदार्थ आवेशित कैसे होता है?
एक एग्जाम्पल सोडियम से समझा रहा हूँ, कई एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, सबसे आसान एग्जाम्पल यही है और हमेशा इसी से समझाते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ऐसे केमिस्ट्री में लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक को यहाँ लिखते हैं, परमाणु भार को यहाँ लिखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। किसी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन पाए गए, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 12 रख दिया गया। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, तो उसके नाभिक में 13 प्रोटॉन पाए गए, इसलिए 13 रखा गया। तो अगर किसी चीज़ का परमाणु क्रमांक 11 है, ये है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे? उसके नाभिक में पाए जाएंगे 11 प्रोटॉन। ये है नाभिक सोडियम का, इसके अंदर 11 प्रोटॉन पाए जाएंगे। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन 11। काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, मान लो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है टोटल, ठीक है। और इसका परमाणु भार होता है 23, न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है 23, तो 23 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 12। 23 में से इस 11 को घटाएंगे 12 आएगा, तो इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपको पता भी होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। 11 प्रोटॉन होते हैं सोडियम के नाभिक में और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। हमें ये नहीं पढ़ाना, हम ये बताने आपको जा रहे हैं कि कोई चीज़ आवेशित कैसे होता है। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। भाई कई एग्जाम्पल हैं, किसी तरीके से आपको समझना, ये एग्जाम्पल से बहुत सटीक समझ में आएगा। तो मान लो 11 इसमें प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब देखना, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁹ इतना आवेश एक प्रोटॉन पे होता है। एक प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन को उदासीन बोला गया है। और एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, सी लिख दो या ऐसे लिख दो कूलाम, इतना आवेश होता है एक प्रोटॉन पर। ऐसा सुनिए, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 11। तो पूरे नाभिक पे कितना आवेश आएगा? पूरे नाभिक पे बताना कितना आवेश आएगा। एक प्रोटॉन पे इतना आवेश है, भाई नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 11 प्रोटॉन इसके अंदर हैं, कितना आवेश इस पर आएगा? तो एक प्रोटॉन पे इतना आवेश है, 2 पर कितना होगा? 2 गुणे इतना। तो 11 प्रोटॉन है तो कितना होगा? 11 × इतना। आया समझ में? भाई एक प्रोटॉन पे इतना, जैसे एक पेन का दाम 5 रुपये, तो 11 पेन का दाम 55, 11 से गुणा कर देंगे। तो एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है तो 11 पर होगा 11 × इतना। आया बात समझ में? और किस में आएगा? प्लस में। एक न्यूट्रॉन पर 0 आवेश है। अब न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। एक न्यूट्रॉन पर 0, दूसरे पर 0, तीसरे पर 0, तो पूरा जो 12 न्यूट्रॉन हैं सब पे कितना होगा? 0। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात भी नहीं करेंगे जब आवेश के बारे में बात करेंगे। तो आया समझ में इतना बात? तो एक प्रोटॉन, अब देखना, जो सोडियम उसमें आवर्त सारणी में लिखा गया है ये होता है उदासीन। सोडियम जो आवर्त सारणी में बनाया गया, जितने भी आवर्त सारणी में जितने भी मतलब एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं, सबके सब कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट तत्व बनाए गए हैं, परमाणु हैं, सबके सब उदासीन हैं। जैसे मैग्नीशियम लिखा है तो मैग्नीशियम पर देखना ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसका मतलब कितना है? 0। भाई जैसे सोडियम ये आप बनाते होगे केमिस्ट्री में, इसका मतलब इस पर ये धनावेशित है। क्लोरीन लिखते ये ऋणावेशित है, इस पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 0 आवेश है। तो ये होता है उदासीन। और उदासीन होने का मतलब ना तो इस पर प्लस है ना तो इस पर माइनस, प्लस और माइनस मिला के 0 है। प्लस और माइनस मिला के 0 है। उदासीन का मतलब यही है। उदासीन का मतलब यही है कि इस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो सोडियम पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है। अब ये बनाए हम सोडियम का नाभिक। सोडियम के नाभिक पे कितना आवेश आएगा? सोडियम का नाभिक बनाए 11 प्रोटॉन होगा, इतना आवेश आएगा। और पूरा सोडियम नाभिक तो धनावेशित होता है। आप नाभिक के बारे में पढ़े होंगे, नाभिक परमाणु के अंदर एक ऐसा भाग होता है जिस पर धनावेश होता है। नाभिक धनावेशित होगा, समझ में आ रहा बात?
लेकिन पूरा सोडियम, पूरा परमाणु जो होगा वो उदासीन होगा। तो उदासीन कैसे होगा? जितना, अच्छा कोई चीज़ जीरो कैसे आएगा? उदासीन का मतलब आवेश जीरो। आवेश कितना है? जीरो। आवेश को ऐसे हम क्यू से लिखते हैं, देखो जैसे द्रव्यमान को m से लिखते हैं, बल का जो संकेत बनाया गया वो F बनाया गया, तो आवेश का जो संकेत बनाया गया वो Q बनाया गया, स्मॉल q। कहीं कहीं कैपिटल Q भी लिखते हैं। तो स्मॉल q, तो टोटल हमें जो आवेश सोडियम पर होता है वो जीरो होता है। जितने भी परमाणु सब पर टोटल आवेश जीरो होता है। इसलिए डिफिनीशन बनाया गया, परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, तो इस पर नेट चार्ज जीरो, नेट आवेश, टोटल आवेश जीरो। तो इसका मतलब कैसे इसको जीरो करें? इसके अंदर तो प्लस है, तो जितना प्लस होगा, अच्छा किसी चीज़ को जीरो करना है, अगर मान लो +5 है और इसको हम जीरो बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? -5, जीरो आ जाएगा। तो जितना प्लस है ना उतना माइनस वाला लाना पड़ेगा, तब ये जाके जीरो बनेगा। जितना प्लस है उतना माइनस वाला लाना पड़ेगा, तब ये जाकर जीरो बनेगा। तो कैसे इसको जीरो बनाएं? तो देखो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जितना प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। जितना प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। समझ में आया बात? जितना प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। मान दोनों का सेम होगा, मान दोनों का सेम होगा। तो अब हमको जितना, देखो हमको इसको जीरो बनाना, पूरे सोडियम पर देखो नाभिक पे तो धन आवेश आएगा ही आएगा, लेकिन पूरे सोडियम पे क्या आएगा? जीरो आवेश। तो इसका मतलब कहीं जितना प्लस होगा उतना, अगर मान लो +9 है, इसको हम जीरो करना चाहते तो -9 करो, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब जितना प्लस वाला है उतना माइनस वाला लाना पड़ेगा। तो और जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस होगा उतना प्रोटॉन पे प्लस होगा, तो जितना प्लस वाला होगा उतना माइनस वाला होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा जीरो करने के लिए? 11 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 2, 8 और 1। और भरने का आपको तरीका केमिस्ट्री में बताया जाता है, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1। सोडियम में ऐसे तो भरते इलेक्ट्रॉन को। अब देखना 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस, तो 11 पे कितना होगा? 11 इंटू इतना। आंसर कितना आएगा बताना? जितना प्लस में है उतना माइनस में है, टोटल जीरो। और ये हो गया उदासीन। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ पहले से आवेशित नहीं होता है, क्योंकि देखो कोई भी पदार्थ आप पढ़े होगे, परमाणु पदार्थ का वह उच्चतम कण है जो उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ होगा परमाणुओं से ही मिलकर बनता है। भाई जो आपको 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में, उन्हीं से हर पदार्थ बने हैं। और परमाणु उदासीन होगा। जैसे मान लो एक पदार्थ है, ये परमाणुओं से मिलकर बना है, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4, 5, 6, 7, 8। ये उदासीन, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन। तो पूरा का पूरा पदार्थ कैसा होगा? उदासीन। हर पदार्थ उदासीन होता है। प्रकृति ने, ऊपर वाले ने ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनाया जो पहले से क्या हो? आवेशित हो। सुना? पूरा ब्रह्मांड अनावेशित है। कैसे? कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनेगा, परमाणु उदासीन होंगे तो पूरा पदार्थ उदासीन होगा। एक पदार्थ उदासीन, दूसरा पदार्थ उदासीन, तीसरा उदासीन, चौथा उदासीन, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसा होगा? उदासीन। सुना? पूरा ब्रह्मांड उदासीन है। तो मतलब क्या इसका? अब नेट चार्ज जीरो आ गया। आया समझ में? अब चार्ज कैसे होगा? देखो चार्ज क्यों होता है कोई चीज़ आवेशित? एक अष्टक का नियम आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अष्टक का नियम क्या था कि कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु तभी अस्थायी हो सकता है जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु तभी अस्थायी होगा जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 नहीं होगा तो अस्थायी नहीं होगा। और इसीलिए अस्थायी नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन, सुनना ध्यान से, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले से अस्थायी होते, अगर ये पहले से अस्थायी होता, ये पहले से अस्थायी होता तो जल नहीं बनता, और जल नहीं बनता तो हमारा जीवन ही नहीं होता। अगर ऑक्सीजन अस्थायी होते तो O2 गैस नहीं बनता, वायु नहीं बनता। जब वायु नहीं बनता, जल नहीं बनता तो जीवन ही नहीं होता। आया समझ में? इसका मतलब ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम फिट करके रखा है कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं, वो
पहले से अस्थाई नहीं होते, कुछ तत्व अस्थाई होते, कुछ तत्व अस्थाई होते, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। आप पढ़ोगे उनके लास्ट में रखा गया है आवर्त सारणी में, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये पहले से अस्थाई नहीं होते, तो वही तत्व, वही परमाणु अस्थाई होंगे जिनके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो इसमें तो 8 है नहीं, अब इसमें हम 8 करना चाहते, इसीलिए तो ये अभिक्रिया करते हैं। अगर पहले से अस्थाई हो जाते, सोडियम अस्थाई होता पहले से, सोडियम अस्थाई होता पहले से, Cl अस्थाई होता पहले से, तो NaCl नहीं बनता, नमक नहीं बन पाता, नहीं अस्थाई था तभी तो बना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अस्थाई होते, जल नहीं बनता। ऑक्सीजन अस्थाई होता, ऑक्सीजन मिलकर O2 नहीं बनाते। आया बात समझ में? तो यहाँ पर एक इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते, तभी अस्थाई होगा। तो अस्थाई करने के लिए इसके पास 2 मतलब प्रोसेस है। एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तब भी 8 हो जाएगा। कैसे? 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब भी 8 होगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो अब बाहरी सेल ये बचेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उसी सेल की बात करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर गायब कर देंगे तो बाहरी सेल ये बनेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अस्थाई होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में या इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा लगानी पड़ती है, समझ में? और 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और ये काम कर नहीं सकते हैं। तो जो आसान होगा, कम ऊर्जा इसमें लगेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसको अस्थाई करने के लिए क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो ये हो जाएगा अस्थाई। कैसे? अब ये बाहरी सेल है, वाह्य सेल ये है, वाह्य कोश ये है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अस्थाई है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालें तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन वायु में नहीं चल पाएगा। वायु में अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगे ना, तो वायु में करंट बनने लगेगा, वैद्युत धारा चलने लगेगी। समझ में? इलेक्ट्रॉन, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि इलेक्ट्रॉन के चलने से वैद्युत धारा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन वायु में नहीं चलेगा, अगर यहाँ से निकला है तो कहीं ना कहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? तो हम एक क्लोरीन लाते हैं, समझ में आया? एक लाते हैं क्लोरीन, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यह है सोडियम, 11 प्रोटॉन, और इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाले तो कहाँ जाएगा? ये लाते हैं क्लोरीन, 17 प्रोटॉन, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? ये तो जानते हो कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो कितने प्रोटॉन होंगे इसके अंदर? 17। जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 8, और यहाँ होंगे 7। ऐसे भरते, ये तो पता होगा, 2 8 7। तो ये अस्थाई है, ये भी अस्थाई नहीं है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है अस्थाई होने के लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ जाएगा। अब इसका हम लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। 1 प्रोटॉन पे कितना आवेश, यहीं से कर दे रहा हूँ। 1 प्रोटॉन पे इतना आवेश, तो 17 प्रोटॉन इसके अंदर है, तो कितना हो जाएगा? 17 गुणे इतना आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 आवेश, तो 17 पर कितना होगा? 17 गुणे इतना। टोटल आवेश 0। ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, लेकिन दोनों अस्थाई नहीं। उदासीन तो हैं, अस्थाई नहीं है। तो अस्थाई होने के लिए क्या करेगा? इसके पास ये अस्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा अस्थाई होने के लिए। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है यहाँ, और इसमें हो जाते हैं कितने? 8। और ये भी अस्थाई। अब देखना, दोनों अस्थाई। अब ये हो गया दोनों अस्थाई, ये भी 8, ये भी 8 अस्थाई। तो अब देखना आवेशित हुआ कि नहीं हुआ, और अगर आवेशित हुआ तो कितना आवेश आया। अगर आवेशित हुआ तो कितना आवेश आया? तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इधर चला गया। अब देखना ध्यान से भाई, ये वाला तो चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन वाला, ये तो अंदर पड़ा रहेगा। तो 1 प्रोटॉन पे इतना आवेश, तो 11 पे इतना। इसका कोई कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये अंदर ही पड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके अंदर? 2 और 8 10। एक जो था वो चला गया बाहर, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 10। कुछ आया बात समझ में? प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलता है, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, प्रोटॉन अंदर बंधा होता है। बंधन ऊर्जा से प्रोटॉन अंदर बंधा होता है, और प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए नाभिक को तोड़ना पड़ेगा, जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन हल्का भी होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का भी होता है। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। तो जो हल्का रहेगा वही चलेगा, भारी तो नहीं चलना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश भी कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। कोई चीज़ आवेशित होता है, कोई चीज़ अनावेशित होता है, मेन रोल इलेक्ट्रॉन का होता है। वैद्युत में भी मेन रोल इलेक्ट्रॉन का होता है। कोई चीज़ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसमें भी मेन रोल इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन को इसलिए मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर देखना समझ में आया, एक प्रोटॉन पर इतना आवेश, तो 11 पे 11 इंटू इतना। इलेक्ट्रॉन लेकिन अब कम हो गया, 11 नहीं रहा 10 रहा, तो अब यहाँ 10 लिखेंगे। अब 0 आएगा यहाँ, तो अब कितना आएगा बताना? 1 नहीं आएगा बेटा। देखो इतना, ये कितना है, इसको x मान लो आप, और इसको भी x मान लो, दोनों एक जैसे हैं। तो 11x में से 10x घटाएंगे, कितना आएगा? 11x में से 10x घटाएंगे 1x आएगा ना, 1x, तो 1.6 10 टू पावर -19। और प्लस में आएगा कि माइनस में? प्लस वाला ज़्यादा, माइनस वाला कम है, तो प्लस में आएगा। समझा? तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं ना, तो अब इस पे सोडियम बन जाएगा Na+, सोडियम बनेगा Na+, सोडियम बनेगा Na+। लेकिन अगर कोई, इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये नहीं कि एक कूलाम आवेश है, ये गलत है। एक कूलाम आवेश नहीं है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। कोई पूछे आवेश कितना है, तो देखना इस पे Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, आवेश इतना आएगा। कैलकुलेशन में काम आएगा बाद में। आवेश इतना आएगा, कितना आवेश आएगा? 1 × 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम, इतना आवेश आएगा। कूलाम को C से भी लिख सकते हैं, इतना आवेश आएगा। समझ में आया? अब इसकी बात कर लेते हैं। 17 प्रोटॉन है, ये वाला तो चेंज नहीं होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 8, 10, 8, 18, यहाँ 18 हो जाएगा। तो अब देखना, इसको x मान लो, तो 17x में -18x को जोड़ेंगे, कितना आएगा? +17x -18x कितना होगा? +17x -18x 1x आएगा ना, और किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो आएगा -1 × 1.6 10 टू पावर -19। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करें भी समझा देंगे। तो अगर Cl- के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और इस पर कोई पूछे आवेश कितना है, तो -1 × 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम आवेश है। समझ में आया इतना बेटा? तो ये होता है कोई चीज़। अब देखना, पहले अनावेशित था, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला आवेशित हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ये भी आवेशित, ये भी आवेशित। तो अगर किसी पदार्थ से, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अच्छा सोडियम पे इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम से क्या आया? प्लस। क्लोरीन में आके इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, क्या आया? माइनस। तो किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस आएगा। किसी तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आएगा। तो जब ग्लास रॉड को रगड़ रहे थे रेशमी वस्तु से, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो कांच के छड़ पर प्लस आया था। और प्लास्टिक को जब रगड़ रहे थे बिल्ली की खाल से, तो हुआ क्या होगा? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक के रॉड पर आ गया होगा। बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की रॉड पर आकर ऐड हुआ होगा, जुड़ा होगा, इसलिए इस पर माइनस आ गया। इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा था प्लास्टिक पे, माइनस आया। ग्लास से निकल गया था, रेशमी वस्त्र में चला गया था, प्लस। अब हम ऐसे करते हैं तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ का यहाँ चला गया, या तो यहाँ का बाल का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ऋणात्मक हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, धनात्मक हो जाएगा। दोनों केस में आवेशित होगा। तो कोई चीज़ आवेशित कैसे होती है? जब किसी तत्व से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो चीज़ आवेशित होती है। इतना आया कहानी समझ में? अब एक जल्दी से और एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। अगर सोडियम है मान लो, सॉरी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? जल्दी जल्दी बताना बेटा। 2, 8 और यहाँ 2। इसको कैसे लिखेंगे? 12 इंटू इसको भी कैसे लिखेंगे? 12। तो स्टार्टिंग में कितना रहेगा? 0। समझ में आया बात? पूरी कहानी जैसे सोडियम के जैसे था, 12 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पे इतना, तो 12 पे इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो 12 पे इतना, टोटल 0। अब यहाँ लाए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो लिखेंगे 2, 8, 7। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? भाई ये 7, 8 होने के लिए एक ही ग्रहण कर पाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो ये 8 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो 8 हो गया, तो ये तो अस्थाई हो गया, ये अस्थाई है, अभी भी ये अस्थाई नहीं है। तो
तो MgCl बनता ही नहीं है। एक Mg एक Cl से अब क्रिया करके अस्थाई नहीं होगा। मतलब आ रहा बात समझ में क्या है? मतलब ये है कि कोई भी अगर कंपाउंड कोई भी यौगिक बनेगा, जैसे H2SO4 बना है, तो एक एक तत्व तो आपके अस्थाई होनी चाहिए। केमिस्ट्री नहीं चल रहा बेटा, फिजिक्स चल रहा है। केमिस्ट्री का देखो आवेश का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि कोई चीज़ आवेशित कैसे होती है। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर धनावेशित आएगा। अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन, मान लो इसी पे इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा है, तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। समझा? ये जैसे H2SO4 सांद्र सल्फ्यूर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। जितने भी तत्व हैं सबके सब अस्थाई होंगे तभी ये बना होगा। एक भी तत्व अगर अस्थाई नहीं होगा तो यौगिक बनेगा ही नहीं। अगर कोई यौगिक बन रहा है तो सबके सब तत्व अस्थाई होंगे। आया समझ में? तो MgCl अस्थाई नहीं। क्यों? Cl तो अस्थाई है इसमें, लेकिन Mg अस्थाई नहीं है। क्यों? देखना, Mg के अभी भी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाया Mg, तो 1 क्लोरिनॉल लाते हैं, 1 क्लोरिनॉल लाते हैं, 17 प्रोटॉन, 2 8 और यहाँ 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास ख़त्म। ये भी 8 हो गया अस्थाई, ये भी 8 हो गया अस्थाई, ये भी 8 हो गया अस्थाई। अब तीनों अस्थाई होंगे। अब बनेगा MgCl2। ऐसे में हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो सुनो। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 1 प्रोटॉन पे इतना आवेश, 12 पे इतना, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 12 लिखे कि 10? अब 10 ही बचा ना, तो यहाँ 10 लिखेंगे। आंसर क्या आएगा? 12x में से 10x को घटाएंगे, आंसर आएगा 2x। तो 2 × 1.6 × 10⁻19। आया बात समझ में? इसका मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश आएगा, 2 निकालेंगे तो यही 2 हो जाएगा, और 3 निकालेंगे तो यही 3 हो जाएगा। ये समझ में आया? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकालते जाएंगे, मतलब समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो एक पदार्थ है, ये पहले से उदासीन है। कैसे उदासीन है? 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा उदासीन। इस पे जो आवेश आएगा कितना है? 0। उदासीन है, 0 आवेश है, इस पे आवेश 0 है। हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। भाई प्रोटॉन नहीं निकाल सकते आप, तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही जुड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? तो लिखेंगे 100 प्रोटॉन बचेगा और 98 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कोई पूछे इस पे आवेश कितना है? अब देखना, प्लस वाला ज़्यादा दिख रहा, माइनस वाला कम। पहले दोनों बराबर थे, जितना प्लस उतना माइनस, टोटल आवेश 0। अब कितना आवेश होगा? प्लस वाला ज़्यादा दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं तो आवेश आएगा धनात्मक। कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आएगा, ये याद रखना बेटा, और 2 निकालेंगे तो इतना आएगा। अगर मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तब कितना आवेश आएगा? यहीं फिर 5 कर दो। ये हमेशा रहेगा। समझा? 1 निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 निकालेंगे तो 2 गुणे इतना आएगा, 5 निकालेंगे 5 गुणे इतना आएगा। आया बात समझ में? अगर मान लो इसी में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हैं, तब क्या होगा? तब ये 105 हो जाएगा, ये 105। तो अब माइनस वाला ज़्यादा, देखना, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस वाला ज़्यादा, प्लस वाला कम है। तो अब कोई पूछे कितना आवेश आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 1 माइनस वाला ज़्यादा होगा तो इतना आएगा। कितने माइनस वाले ज़्यादा हैं? 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो 5 गुणे इतना आवेश आएगा। समझ में आया? तो ये कहानी था पूरा आवेशित होने की। तो जब हम अंबर से सिल्क को रगड़ रहे थे तो हो क्या रहा था? या तो सिल्क से अंबर में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, या तो अंबर से सिल्क में इलेक्ट्रॉन। पहले तो उदासीन था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर था, लेकिन जैसे रगड़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाता, स्थानांतरित हो जाता, जिससे कमी ज़्यादा हो जाती है, तब वो वस्तु आवेशित हो जाती है। समझ में आया? ये चीज़ है। मोबाइल बोलते हैं मोबाइल डिस्चार्ज, तो मोबाइल डिस्चार्ज का मतलब क्या? जितना प्रोटॉन उतना माइनस, जितना प्लस वाला उतना माइनस वाला। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरित होगा तो वो आवेशित हो जाएगा। इतना कहानी समझ में आया? कोई चीज़ कैसे आवेशित होता? तो रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, या तो इधर से इधर जाएगा। दोनों केस में क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेगा ऋणावेशित। आया कहानी समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन चीज़ है, आवेश का परिभाषा बताने जा रहे हैं। यहाँ से ये सब आपको केवल समझाने के लिए बता रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ आवेशित कैसे होती है। आवेश का मतलब परिभाषा लिखाने जा रहे हैं। ये यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, उसके पहले लिखना कुछ नहीं था। आवेश चार्ज, ठीक है? आवेश चार्ज क्या होता है? आवेश किसी या आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है
आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ से बेटा लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सब आपको आना चाहिए कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी से देखो क्लास 10th में तो फिजिक्स बहुत कम होता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर। लेकिन ना जब आप 11th में जाओगे, 11 में 12 में, तो फिजिक्स बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट नहीं बनेगा आज ना, तो 11-12 में मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो और बोर होने लगोगे। हमेशा शॉर्टकट ढूंढोगे कहाँ से केवल एग्ज़ाम के लिए ऐसा मिल जाए कि हम पढ़ लें, पास हो जाएं। तो मेन चीज़ ये है ना कि 10 में ही आप क्या करो, फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाओ, मज़े से पढ़ोगे, हर चीज़ को हमें अच्छे से जान के पढ़ना है। एग्ज़ाम में तो अपने आप होगा। अब ये सब बता दिए, मान लो एग्ज़ाम में उधर की कहानी सुना रहे थे, ये सब मतलब आवेशों के गुण, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो सोडियम Na+ है, Na+ का मतलब इस पर आवेश है कि नहीं है? अभी बताएं, इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो ये आवेश है। या Cl- लाए, या ऐसा कोई पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दोनों कंडीशन में आवेश होगा। तो मान लो कोई 2 पदार्थ ऐसे रखे गए हैं, चाहे धनात्मक वाले चाहे ऋणात्मक वाले, तो उस पर हम उसके सिंबल को लिख दे रहे क्यू। एक आवेश है क्यू, एक पदार्थ है जिससे या तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है या इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, दोनों कंडीशन में इस पर आवेश आ गया क्यू। तो अगर आवेश रुका रहेगा, विराम अवस्था में रुका है, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। अब जब आपको आगे वैद्युत क्षेत्र का एक हेडिंग पढ़ाएंगे, वहाँ समझाएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब आवेश रुका रहेगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, इसको बोलते हैं, इस सिंबल होता है वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। जब आवेश का मतलब जैसे सोडियम है Na+, इस पर आवेश है, तो अगर ये रुका है तो बनाएगा वैद्युत क्षेत्र। अगर यही चलना स्टार्ट कर दे, गति में आ जाए, और कैसा गति हो? एक समान गति। एक समान का मतलब उसका एक समान गति। अगर आवेश रुका रहेगा, बनाएगा वैद्युत क्षेत्र। अगर आवेश चलेगा, एक समान गति, एक समान का मतलब उसका वेग, उसका चाल ना बदले, उसका जो चाल हो वो ना बदले, तब क्या बनाएगा? तब बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र का सिंबल संकेत है E और चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है B। तो ये बनाएगा वैद्युत क्षेत्र और क्या बनाएगा? प्लस चुंबकीय क्षेत्र, दोनों बनाएगा। आया यहाँ तक समझ में? मतलब यही चलना स्टार्ट करे। जैसे तार है, तो तार में इलेक्ट्रॉन चलता है, तार में इलेक्ट्रॉन चलता, जब सप्लाई ऑन करते इलेक्ट्रॉन चलता, तो इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब चार आवेश चल रहा है, समझ में? इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब आवेश चल रहा, तो आवेश चलेगा तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों बना देगा। अब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? जब वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र सिखाएंगे क्या होता है। जब वैद्युत क्षेत्र, इसी चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। अगर आवेश असमान वेग से गति करे, असमान का मतलब असमान वेग से, असमान गति, असमान चाल से गति, जब आवेश अपना स्पीड बदल बदल कर चलेगा, मतलब उसका चाल बदलता रहे, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, तो अगर स्पीड बदलता रहेगा तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और बनाएगा EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। जो सूर्य की किरणें होती हैं, सन से अर्थ तक आती हैं, वो वैद्युत चुंबकीय तरंग ही होती हैं। मतलब क्या है? जब आवेश असमान चाल से गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और वो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र साथ में चलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या? देखो यहाँ पर आवेश रुका था, ये वैद्युत क्षेत्र बनाया, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो रुका ही रहेगा, चलेगा नहीं। ये पूछा जाता है, विकल्प में पूछा जाता है कि अगर कोई आवेश एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति से आवेशित कण क्या बनाता है? आप देखना, आया हुआ क्वेश्चन। एक समान गति से
एक समान चाल से आवेशित कोई भी कण क्या बनाएगा? वो बनाएगा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। देखना, रुका रहेगा तो ये बनाएगा, चलेगा तो ये बनाएगा, लेकिन ये दोनों रुके रहेंगे, मतलब चलेंगे नहीं। जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो भी रुका रहेगा। लेकिन जब असमान चाल से गति करना स्टार्ट करेगा तो बनाएगा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा और जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो साथ में चलना भी स्टार्ट कर देंगे। और जब वो चलना स्टार्ट कर देंगे तो उससे बनेगा क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो सन पे ऐसे बनता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और सन से वो चलते हुए पृथ्वी तक आते हैं। समझा? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग ही होते हैं। तो इस चैप्टर में आज बस इतना पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार और आवेशों के क्या गुण होते हैं और आवेशों से संबंधित आंकिक प्रश्न। समझ में आया?